हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 8 की परीक्षा दे करके और क्लास 9 में आ चुके हैं, उन सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। बच्चों, आप लोग क्लास 8 से 9 में आए हैं और इस नए क्लास में आप सभी के लिए आज मैथमेटिक्स का एकदम नया चैप्टर, एकदम फ्रेश और बहुत ही आसान सा चैप्टर रहने वाला है ये। और ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बहुपद। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चे जो कि क्लास 8 के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करके क्लास 9 में आए हैं, उनको बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज इस गुरुकुल साथी के इस चैनल पे आप सभी क्लास 8 से 9 में आए हुए इन सभी बच्चों का वेलकम है। और आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग शुरुआत करेंगे 2025 नए सेशन की एक शानदार शुरुआत होने वाली है। और हम लोग लिए हैं एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर, जिसे हम लोग बहुत ही जल्द और बहुत ही आराम से सीखने वाले हैं। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ और समझते रहिए क्या है हमारा आज का ये चैप्टर, जो कि होने वाला है पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये आसान सा चैप्टर क्या है। चलो एक बार फिर से उन सभी बच्चे जो कि आए हुए हैं इस नए क्लास में, उनका स्वागत है और समझते हैं आज हम लोग एक आसान से चैप्टर का। तो ये चैप्टर हमारा होने वाला है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। तो सबसे पहले आपको बहुपद को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यही समझना होगा कि वो चैप्टर हमसे चाहता क्या है, वो चैप्टर में है क्या, हम क्या सीखने वाले हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के साथ में हम लोग इसको आसान बनाते हुए चलेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा जो कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है चर, है ना। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं पढ़ा है तो अभी सीख लो कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखो, चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसके वैल्यू चेंज करते रहते हैं, जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, कुछ भी हम जो मान लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। जैसे कि काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर जो होते हैं इसके वैल्यू कभी बदलते नहीं, इसके वैल्यू फिक्स रहते हैं। जबकि ए से लेकर जेड तक जिसे हम मानते हैं, जैसे कि एक्स का वैल्यू कभी 5 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, कभी -2 आ जाता है, कभी 0 आ जाता है, तो उसकी वैल्यू बदलते रहते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं चर। और जिसका वैल्यू कभी बदल नहीं सकता उसे कहते हैं अचर। अब आप कहोगे सर इसका क्या काम है इस चैप्टर में, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, आपको बस समझते जाना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया है कि चर और अचर क्या होता है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा, आपको समझना पड़ेगा कि घात और घातांक क्या होता है ना। घात और घातांक ये पढ़ना पड़ेगा, जिसे आपने क्लास 8 में पढ़ के जरूर आया होगा सभी लोग। तो घात और घातांक के बारे में समझना है। देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² + 3। अच्छा, उससे पहले 2x + 5। एक इक्वेशन है 2x² + 5x + 3। एक इक्वेशन है 3x का पावर 3 - 3। और एक इक्वेशन है 4x का पावर 4 - 3x का पावर 3 - 2x² - 1। इस तरीके का है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर इसमें घात क्या है और घातांक क्या है। देखो, जो घात होता है ना, घात, ये घात जो होता है ये मैक्सिमम पावर को कहते हैं। किसको कहते हैं बोलो? मैक्सिमम पावर। जो मैक्सिमम पावर होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है किसी के माथे पर इस तरह से पावर के ऊपर, उसी को कहा जाता है घात। और उस घात में लिखे हुए अंक को घातांक कहते हैं। कितना आसान है, इस माथे पर जो सबसे बड़ा पावर लिखा हुआ होगा वही है घातांक। देखो कितना आसान है। तो सोचो कि इसका मैक्सिमम पावर, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका मैक्सिमम पावर देखो 2, 3, 4 सब कुछ है, लेकिन मैक्सिमम कौन सा है? 4। तो इसका जो घात होगा बच्चों ये हो जाएगा 4, है ना। और जिसका पावर 3 होगा मैक्सिमम, इसका घात हो जाएगा 3। जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, ये हो जाएगा 2। और जिसका मैक्सिमम कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 होगा, इसका आपका पावर हो जाएगा 1। और सोचो, यदि आपको मैं ऐसा कह दूं कि बताओ इसमें जो है, इसमें इसका घात क्या है, तो बच्चों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई चर पद नहीं है। और यदि ये चर पद नहीं है तो जाहिर सी बात है हम इसका पावर 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे x का पावर 0 = 1, मतलब ये 1 है तो 3 एकम 3, मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं 3 ही है। तो यदि आपके यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चर लिखा हुआ नहीं होगा तो समझ जाना कि उसका जो घात होगा ये 0 रहने वाला है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझना है, जिसका जो घात यदि 2 होता है तो उसे हम कहते हैं द्विघात।
द्विघात समीकरण, ठीक है ना। यदि 3 होता तो हम उसे क्या कहते, त्रिघात समीकरण। इस तरीके से 4 घात 5 घात ऐसे होते रहता है। तो इस तरीके से जिस हिसाब से घात या घातांक बढ़ता है उस हिसाब से हम नाम तय करते हैं। लेकिन जिसका घात 1 होता है उसे कहा जाता है रैखिक, जिसे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक कहते हैं। और इस तरीके से यदि यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका तो कोई घात ही नहीं होगा, है ना, इसका घात 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि चर क्या होता है और घात क्या होता है। तो चर और घात के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन अभी तक आपको जो है इस चैप्टर के बारे में जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, यही हमने अभी तक नहीं सीखा। तो आओ अब हम लोग को समझना होगा कि बहुपद क्या होता है या तो पद क्या होता है। देखिएगा अब हम लोग को समझना है यही कि बहुपद क्या होता है। अब उसके लिए क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि पद क्या होता है। पद को इंग्लिश में हम कहते हैं टर्म्स, है ना, मतलब टर्म्स क्या होता है। चलो ये एग्जांपल से सीखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मान लो 2x है, एक में है 2x + 1, एक में है 2x² + 2x + 1, एक में है मान लेते हैं 2x⁻³ माइनस में 2x माइनस में 2 प्लस में 6x²। इस तरह से कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से कई सारे आपके सामने इक्वेशन दे रखा है। अब आपको समझना होगा, देखो एकदम बहुत ही आराम से समझना है। देखो ध्यान से, अब सोचो इसमें कितने टर्म्स है, कितने पद हैं। अब ये कैसे पता होगा, देखो बीच में यदि प्लस या माइनस आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, प्लस या तो माइनस, तो ये प्लस और माइनस जो होता है यही टर्म्स को डिवाइड कर देता है। तो यदि ये टर्म्स को डिवाइड कर रहा है तो सोचो यहाँ पर प्लस आ गया तो प्लस की वजह से ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। और कितने पद हुए, तो एक इधर एक उधर, 2 पद हुए सर, हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया आपका द्विपद, ये हो गया द्विपद। कितना आराम है ना, बताओ आराम से नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट बताओ। तो यहां पर है 1 पद 2 पद 3 पद, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे कह देंगे हम त्रिपद, है ना, क्योंकि 3 है भाई इसलिए हम त्रिपद कह देंगे। अच्छा इसमें एक यहाँ है 1 2 3 4, तो इसे हम 4 पद कह देंगे। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी पद का ही टर्म में आता है। लेकिन इसे देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 पद है, तो इसमें हम क्या कह देंगे, इसे 1 पद कह देंगे। लेकिन बच्चों सोचो, जैसे आप लोगों ने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा कि एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। उसी तरह से यदि किसी में एक ही पद है तो इसे हम एक पद कह देंगे। और जैसे एक से ज्यादा पद उसमें होना शुरू हो जाता है, हम उसे क्या कहना शुरू कर सकते हैं, ये सारे हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या होंगे, ये बहुपद होंगे बच्चों। तो कहीं ना कहीं हमें आज इस बहुपद के बारे में पढ़ना है। मतलब आपके सामने कुछ इस तरह के कुछ अजीब सा आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, जहां पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कोई भी चर पद या अचर पद आपके सामने देखने को, ये चर पद आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बगल में जो है ये जो सारी संख्याएं हैं, इसे हम लोग कहते हैं गुणांक। अब इसके बारे में हम समझते हैं 1 मिनट में। देखो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग जल्दी से। मान लेते हैं एक इक्वेशन है 2x² प्लस में 6 ऐसा कुछ भी है। तो सोचो क्या ये बहुपद है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि हाँ सर 2 पद है तो ये द्विपद होगा, और द्विपद है तो बहुपद भी होगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है, ये बहुपद है। इसका घात कितना है, तो इसका जो घात है सर, ये घात है तो 2, ठीक है, इसका घात भी हो गया कितना, 2। अब देखना, यदि कोई भी चर है तो ये जो चर है इसके बारे में आपको यह समझना होगा कि x² है तो x² के बगल में जो संख्या गुना हुआ है ये इसका गुणांक है। मतलब कोई भी यदि अचर, जैसे ये समझना है ये एक अचर वैल्यू है और ये क्या है, एक चर वैल्यू है, तो किसी भी चर के बगल में जो संख्या गुना हुआ है उसे हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। तो सोचो ये गुणांक किसका है, x² का है। तो यहां लिखना पड़ेगा कि x² का जो गुणांक है ये कितना आया, ये आया है आपका 2। बातें समझ में आ रही है। मतलब इस चर के बगल में जो संख्या गुना होता है उसे गुणांक कहते हैं, और ये जो गुणांक होता है ये बिल्कुल स्थिर होता है, अचर होता है, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। तो इस तरह से ये इसका गुणांक हो गया। अब देखो बहुपद होने का एक और कंडीशन आपको याद होना चाहिए, कंडीशन, है ना, याद रखना है। एक कंडीशन है बहुपद होने का, मतलब शर्त, है ना। शर्त क्या है बताओ, एक बहुपद होने का शर्त ये है कि इसका जो घात है, इसका जो घात है ये हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है सर, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इसका आप ये घात लिखोगे, जो ऊपर में पावर होना चाहिए इसका, ये हमेशा 0 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। मतलब ये पूरा पूरा अंक होना चाहिए। कभी भी ये जो है सो बट्टे में नहीं लिखा जा सकता, या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों टर्म्स कभी हो नहीं सकता। इसका यदि घात पूरा पूरा नहीं है तो हम इसे बहुपद की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मतलब ये बहुपद तभी बन सकता है यदि इसका जो घात है बच्चों ये पूरा पूरा होगा, मतलब पूर्णांक होगा।
तो क्या ये सारे कंडीशन आपको समझ में आ गया है? अब यदि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया है तो अब आप चैप्टर को बहुत ही आराम से बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। देखिए आपके एग्जाम बुक में सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके का है, उदाहरण 1 कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करिए। अब सोचो घात है, घात अभी भी मैंने सिखाया है कि घात कैसे बनता है ना। घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे? इस वाले समीकरण को गौर से देखो, x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3। तो बताओ बहुपद का घात क्या होगा? यहाँ बहुत ही आराम से हल करना है और लिख लेना है आपको बहुपद का घात। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम पावर है 5, तो बहुपद का घात हो जाएगा 5। कितना आसान था, है ना। अब नेक्स्ट वाला जल्दी से देख करके बताओ, पूरे इक्वेशन को पढ़ना है बहुत ध्यान से। तो 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2, y का पावर 8, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 8। तो इसका बहुपद का घात कितना लिखोगे? 8 लिखोगे। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ नेक्स्ट हमारे सामने क्या है। देखिए अब तो खत्म हो गया, एग्जाम्पल तो आधा ही खत्म हो गया। अब आपके सामने आ रहा है एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से बनाते हैं, चेक करते हैं कि इसमें जो भी है ये बहुपद है या नहीं है, और बहुपद नहीं है तो फिर क्यों नहीं है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यदि x स्क्वायर है मतलब मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है तो सोचो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल। देखो एक पद, दो पद, तीन पद, यदि इसमें ढेर सारे पद है तो ये बहुपद है। और बहुपद होने का एक और कंडीशन मैंने आपको क्या समझाया कि इसका जो पावर होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव या तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो दोनों है, तो यह बहुपद हो या नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे यह बहुपद है। कोई और दूसरा पेन? हाँ, यहाँ लिखेंगे पहला में क्या लिख देना है? यह बहुपद है। बिल्कुल आसान, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन को देखो, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब आप सोचो, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि रूट के अंदर कोई संख्या है ऐसे, तो यहाँ पर हम इसका पावर जो है वो 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब रूट हटता है तो पावर 1/2 जाता है। लेकिन बताओ अब उसे देख करके आप ये नहीं सोच लेना कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो जो चर वैल्यू होता है ना, इस चर वैल्यू का पावर जो है वो तो पूर्णांक में है। यदि चर वैल्यू का पावर पूर्णांक में है तो ये बहुपद होगा। और यदि ये रूट, ये जो y है, ये यदि ऐसे रहता रूट के अंदर तब नहीं होता, लेकिन इस केस में हो सकता है। तो इसमें भी हमें क्या लिखना होगा? यह बहुपद है, यह बहुपद है, ऐसे बस लिख देना है आपको। तीसरे कंडीशन में बताओ, यहाँ पर देखो यदि रूट के अंदर में t है, इसका मतलब इसका पावर जो होगा वो 1/2 होगा, हाफ होगा। ऐसे कंडीशन में हम इसे कभी भी बहुपद नहीं कह सकते। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद के घात पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। नहीं है पूर्णांक में मतलब ये जो है सो रूट 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 3, आपको विजिबल हो रहा है ना बढ़िया से, और नहीं हो रहा तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ क्या ये ऐसे होगा 3 और t का पावर हाफ लिख सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर है। और फिर आगे क्या होगा? 2 इंटू रूट 2 t और यहाँ रूट 2। ये तो मतलब समझ लो कि अचर वैल्यू है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा ये जो है वो बहुपद नहीं बन पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y प्लस 2y। अब देखो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2, और ये नीचे में है y। अब इसका पावर 1 है, यदि इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो y का पावर नेगेटिव हो जाएगा, और पावर यदि नेगेटिव हुआ तो ये बहुपद के कंडीशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए हमें क्या लिखना होगा बच्चों? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। तो क्या लिखेंगे? नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बहुपद के घात पूर्णांक में नहीं है। सेम लैंग्वेज आपको कॉपी कर देना है, और यही कंडीशन इसमें भी हमें नजर आ रहे हैं। बोलो, आराम से नहीं समझ में आया? बोलो, एकदम बहुत ही आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, 5वां नंबर, जल्दी से बोलना है कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50। अच्छा क्वेश्चन बच्चों एक बार और ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है, पूछ रहा है आपको एक चर में बहुपद है या नहीं। तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। देखो बहुपद तो है सर। क्यों है? क्योंकि देखो एक पद नहीं है, ये कई सारे पद हैं, साथ ही साथ सबके जो पावर है, सबके जो घात है, ये पूर्णांक में भी है। अब जब पूर्णांक में ये है तो फिर ये कंडीशन को फॉलो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पूछ रहा है एक चर में बहुपद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 चर है। तो आपको लिखना पड़ेगा यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर में बहुपद है ना। तो यह 3 चर में बहुपद है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको जवाब दे देना था।
चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ओह सॉरी, 5th नंबर क्वेश्चन तक ही था और यहाँ के बाद आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। तो ये था बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन और सारा कंडीशन। उम्मीद है आपको बहुत आराम समझ में आ गया। आसान है, बहुत आसानी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो अचर संख्या गुना हुआ है, गुना हुआ अंक को गुणांक कहते हैं, है ना। तो सोचो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सी संख्या गुना हुआ है। देखो यहां ऐसा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बगल में कौन सी संख्या है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके बगल में कौन सी संख्या गुना हुआ है। यदि कोई संख्या नहीं है तो एक तो जरूर गुना हुआ होगा, क्योंकि एक के साथ गुना होकर के वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, पहला इसका आंसर लिखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ तो इसमें है आपका ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। एक और बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो हम एक्स क्यूब का नहीं देखेंगे और कभी भी माइनस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, माइनस को भी साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि इसका यदि फॉर्मेट हम ध्यान से देखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्मेट में रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है और इस माइनस को भी हम नहीं मतलब छोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा -1 होगा, क्योंकि प्लस होता तो +1, माइनस होगा तो -1, जो भी उसके बगल में होगा उस साइन के साथ में हम देखेंगे कि उसका क्या है गुणांक संख्या, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ और थर्ड नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूं। देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सी संख्या गुना हुआ है, π/2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा π/2। लैंग्वेज आप खुद कर लेंगे और लास्ट में है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब देखो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर आप क्या सोचेंगे, यदि हम यहाँ जबरदस्ती यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल भी दूं तो उसके बगल में एक संख्या ऐसी गुना कर दिया जाए जिससे इसका कोई अस्तित्व ही ना रहे, खत्म हो जाए। इसका मतलब यहां पर जब एक्स स्क्वायर रहे ही नहीं तो हम उसका गुणांक को कितना मान सकते हैं, तो 0 मान सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका गुणांक जो है वो 0 हो जाने वाला है। देखिए हो गया खत्म। इस तरह से इतना आसान सा चैप्टर आपको समझना है। चलिए बस बहुत ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करके देखो। आप सबसे पहले बताओ कि कैसे बनेगा ये। चलो बताओ, अब तुम्हारी बारी। चलो परीक्षा की घड़ी आ गई अब की। चलो बताओ, कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, अब बताओ कि 35 घात का द्विपद मतलब 2 पद होना है। अब देखो कंडीशन समझो, 2 पद होने चाहिए और घात 35 होना चाहिए। कितना आसान सा है, सोचो जरा, बहुत ही डीपली सोचो कि 2 पद होना चाहिए, बस 2 ही पद होने चाहिए। अब 2 पद कोई भी लिख दो। पद 2 होने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में पद 2 होने के लिए कंडीशन क्या है कि बीच में प्लस या माइनस कुछ भी डाल दो। तो चलो मैं प्लस डाला, ठीक है। और घात आपको 35 रखना है, तो घात तभी होगा जब हम चर के ऊपर कुछ लिखें। तो चलो एक चर ले लेते हैं x, ठीक है ना। अब इसके ऊपर में यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 35, क्योंकि घात हमको इतना रखना है। अब बच्चों ये अभी तक ये x का पावर 35 लिखे तो ये अभी तक 35 घात तो है लेकिन पद एक ही है। पद 2 करने के लिए बगल में आपको कुछ भी डाल देना है, कोई भी एक संख्या डाल देना है जिससे ये 2 पद बन जाए। अब हम 2 रख रहे हैं, यहाँ आप 5 रख सकते थे, 10, 1000 कुछ भी रख सकते हो। इस तरह से ये 2 पद बन गया। तो 35 घात का द्विपद बराबर आप इतना लिख दोगे। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाना है आपको। और इस तरीके से 35 घात के द्विपद के लिए ये आपका इक्वेशन बन गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या हम यहाँ y भी लिख सकते थे, y नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप यहाँ y लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये बोला है 35 घात के द्विपद होने चाहिए और घात किसी एक चर का होना चाहिए, 2 चर का नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा कोई एक ऐसी संख्या जो कि अचर हो, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, इसमें 2 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो इसका जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन 100 घात के एक पद। अब देखो एक पद रखना है तो यहाँ पर घात केवल आपको 100 दिखा देने हैं, तो x का पावर आप 100 कर दीजिए। x का पावर 100 हो गया, मतलब 100 घात कंप्लीट हो गया, है ना। और एक पद में ही है। अच्छा आप बोलोगे सर क्या x ही होगा केवल, बिल्कुल नहीं बच्चों। देख बच्चा पार्टी, आप यहाँ पर y का पावर भी 100 लिख सकते हो, आप यहाँ पर z का पावर भी 100 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस एक अचर वैल्यू एक चर वैल्यू आपका होना चाहिए। बोलो समझ नहीं आया क्या, इतना आसान सा क्या पूछा है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चलो घात लिखो, घात लिखो भाई, घात 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 सबसे पहला, है ना। इस क्वेश्चन को गौर से रीड करिए और देखिए मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पावर को ही तो हम घात कहते हैं सर। तो हम लिखेंगे बहुपद
की घात। लिखना क्या है ये भी आपको बहुत ध्यान समझना होगा। तो बहुपद की घात क्या, मैक्सिमम पावर हमें 3 नजर आया तो 3 हो जाएगा, मतलब त्रिघाती है ये। दूसरे वाले में देखो मैक्सिमम पावर 2 है तो दूसरे का जवाब में आप 2 लिख दोगे, तो सेकंड का भी मैंने बना दिया। थर्ड नंबर में बताओ मैक्सिमम पावर, ओहो हो, जो चर है इस चर के पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बताना है। यहाँ पर केवल 3 है। अब मैंने आपको शुरुआत में भी सिखाया था कि यदि केवल 3 है मतलब यहाँ पर कोई चर नहीं है। अब यदि हम यहाँ पे कोई चर डाल दें तो इसका पावर कितना रखना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका पावर रखना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर 0 कर दो तो उसका वैल्यू 1 आता है। अब यहाँ पर हम t 0 रख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम 1 रख रहे हैं, मतलब फाइनल वैल्यू उतना ही है जितना शुरुआत में था। तो यदि यहाँ पर अकेला हो और कोई भी चर ना हो और चर के ऊपर कोई पावर ही ना हो, इसका मतलब इसका घात हम कितना मानेंगे बच्चों, इसका घात हम कितना मानेंगे, तो 0 मानेंगे। चलो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो एक बार जल्दी से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि आपको कितना याद है। देखो ये देखो, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती और कौन सा रैखिक, यही पूछा है ना क्वेश्चन। तो ये कैसे तय होता है, जिसका घात जिस हिसाब से उस हिसाब से उसका नामांकन होता है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका घात क्या है। देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखने के लिए मैं सिखाता हूं। देखो यहां है कि बताइए कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती। तो यहां लिखना होगा कि इसका मैक्सिमम घात कितना है, बताओ। पहले क्वेश्चन का घात कितना है, तो मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि इसका घात या तो इस बहुपद का घात, अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात 2 है, अतः यह द्विघाती है। क्या है बताओ, यह द्विघाती है। एक मैंने लिखा, बाकी सारा आप करेंगे, है ना। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है और चेंज करते जाना है। चूंकि इस बहुपद का घात 3 है इसलिए यह त्रिघाती है। इसका बता दो, इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका द्विघाती। कितना आसानी से बन रहा है ना। इस तरह से लैंग्वेज आपको कंप्लीट कर लेना है, बस कितना आसान है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है बच्चों, जब मैक्सिमम पावर 1 होता है तो ये होता है आपका रैखिक। यहाँ क्या लिखेंगे, रैखिक लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला, यदि t का पावर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है ना। तो जब मैक्सिमम पावर 1 होगा तो जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने सिखाया क्या होगा, ये रैखिक ही हो जाएगा। चलो इसमें r स्क्वायर है मतलब पावर 2 है और 2 है तो हम इसे कहेंगे कि ये द्विघाती है, मतलब द्विघात समीकरण है। इसमें गौर से देखें तो लास्ट में मैक्सिमम पावर 3 नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक में कैसा लगा ये चैप्टर, मजा आया ना। तो बच्चों क्लास 9 का ये चैप्टर बहुत ही हलवा है, एकदम लल्लू सा है ना। बहुत ही आराम से समझ में आएगा, बस आप टिके रहे और ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को जो बच्चा पकड़ लिया उसको कभी भी चैप्टर परेशान नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले डेप्थ और उसका नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे ये चैप्टर का सीक्वेंस में हम चलते हैं। उस सीक्वेंस में यदि आप बढ़ते रहे तो आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब हमारे सामने आ रहा है एक नया चैप्टर। चलो आज हम लोग को 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एक साथ, तभी हम लोग रेस में आगे रह सकते हैं। इसलिए आ जाओ स्टार्ट करते हैं अब नया कॉन्सेप्ट। अब देखो नया कॉन्सेप्ट में आपको समझना पड़ेगा एक बात। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि शून्यक क्या होता है। क्या होता है बताओ, शून्यक। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, चलो बड़ा लिखते हैं। अरे भाई दिख नहीं रहा ना सबको, तो लिखते हैं शून्यक, ठीक है ना, शून्यक। ऐसा कितना मजा आया। और इस शून्यक में देख भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोज, ठीक है ना, जीरोज प्लूरल में है, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं कि हमारे सामने एक इक्वेशन है, मान लेते हैं ध्यान से, x + 2। चलो बताओ, इसमें आपको ये बताना है x के जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए, x के जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, सोच के बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? देखो यदि हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या ये पूरा 0 हो रहा है, 1 + 2 = 3 हो जा रहा है। गलत बात, गलत। x के जगह पे क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए, बताओ बताओ। तो x के जगह पे हम रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा +2 और = हो जाएगा 0। मजा आया ना। x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखें कि ये पूरा 0 हुआ, तो x के जगह पे हम रखें -2। अब आप सोचोगे सर
ये बताना इतना टफ है, हम क्या सोचे सर? आपने तो सोच लिया -2, हम कैसे सोचे? देखो, इसको निकालने का एक तरीका है। यदि आपको कोई शून्यक निकालना है, शून्य का मतलब होता है वैसा वैल्यू x का जो इसे पूरी तरह जीरो कर दे। तो इस हिसाब से जब भी आपको x का वैल्यू निकालना होगा तो इसके इक्वल टू 0 कर दो अपने आप को। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस का उधर जाएगा तो -2। मतलब इसी वाला वैल्यू, यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो यही वैल्यू यहाँ रखने पे ये पूरा समीकरण 0 हो जाने वाला है। इसी को कहते हैं शून्य। शून्य का मतलब शून्य कर देने वाला, शिक्षक का मतलब शिक्षा देने वाला, उसी तरह से शून्य का मतलब शून्य कर देने वाला। कितना आसान सा है ना? अब जल्दी से सोचो, जल्दी से बताना है। 2x + 3 = what? चलो अब बताओ, यहां पर ऐसा x के जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि पूरा इक्वेशन को 0 कर देगा? बता। चल चल चैंपियन, शुरू हो जा फटाफट। ये क्या होगा ऐसा x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को ये 0 कर दे? तो सोचो, यदि आपको नहीं पता चल रहा तो आप इसके बराबर में 0 करो, x का वैल्यू निकालो। अरे भाई, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, ये गुणा से नीचे आ जाएगा भागा में। मतलब x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? -3/2। चेक करना है क्या? चलो चेक करते हैं। 2x + 3, तो 2 × x के जहाँ पे यदि हम -3/2 रख देते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +3 - 3 = 0। देखा, x के जहाँ पे -3/2 रखने से सचमुच इक्वेशन 0 हो रहा है। तो ये शून्य को इस तरह से निकाल सकते हैं और इस तरह से चेक कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया ना? चलो अब क्वेश्चन पे आते। देखो क्वेश्चन कितना आराम से बनेगा। कहता है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान निकालो। अभी तो आपको क्या करना होगा? बहुपद का मान निकालना। ये बहुत आराम सा क्वेश्चन है जिसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि x का वैल्यू 1 आपको रखना है इस पूरे में और वैल्यू निकाल लेना बस। तो px मतलब p मतलब पॉलिनोमियल, और चर कौन सा यूज हो रहा है? x, इसलिए हमने लिखा px। और ये क्या दे रखा है? तो 5x² माइनस का 3x प्लस का 7। अब आपको निकाल लेना होगा p, और x के जहाँ पे 1 रख देना है बच्चों, क्योंकि 1 निकालना है आपको। तो 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 और प्लस का 7। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 होगा, माइनस का 3 प्लस का 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, माइनस का 3 = 9। कितना आसान बताओ, ये 9th में पढ़ना है, बताओ इतना आसान सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कहता है कि y के जहाँ पे 2 रखो भाई, है ना? और आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा है कि qy = 3y का पावर 3 माइनस 4y और प्लस √11। तो q और y के जहाँ पे हम रख देंगे 2, तो हो जाएगा क्या? बता। ये हो जाएगा 3 × 2 का पावर 3 माइनस 4 × 2 और प्लस का √11। तो 2 का घन हो जाएगा आपका बच्चों 8, 8 × 24 माइनस 4 दूना 8 प्लस का √11। ये दोनों को माइनस कर दो तो बचेगा 16, और 16 प्लस में √11 हो गया। कितना आसान सा था, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि t के बराबर 1 रख दो। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या है ना कि इस अचर वैल्यू के जगह पे, सॉरी ये चर वैल्यू के जगह पे यही चर वैल्यू रखने के लिए कहा गया है। कोई बात नहीं, इक्वेशन कैसे सेट करेंगे? तो pt = क्या दे रखा है? 4, यहाँ से बताना है 4t का पावर 4 प्लस 5t का पावर 3 माइनस का t² प्लस का 6। अब क्या करना है? p का p रखना है और इसके जहाँ पे a डाल देना है। तो 4a का पावर 4 प्लस 5a का पावर 3 माइनस a का पावर 2 प्लस का 6, और कहानी खत्म। बस ऐसा था। कितना आराम से समझ में आ रहा है ना? चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। जांच करिए कि -2 और +2 x + 2 के शून्यक हैं यानी। अब देखो गौर से, क्वेश्चन कितना अच्छा सा पूछा है आपको। कहता है कि -2 और +2 इन दोनों को चेक करो कि x + 2 के शून्यक हैं यानी। अब तुम देख करके ही बता पा रहे होगे x के जहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे कि पूरा इक्वेशन को 0 कर देगा। तो +2 रखेंगे तो क्या ये इसको करेगा? नहीं। +2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये शून्यक नहीं है। लेकिन -2 रखेंगे तो 0 हो जाता है, मतलब ये शून्यक है। लेकिन बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को, है ना? शून्यक है यानी कैसे हल करते हैं, देखो हल। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, और ये है आपका px, जो पॉलिनोमियल जो बहुपद दे रखा है, ये है आपका x + 2, ठीक है ना? अब क्या करो, एक बार इस वैल्यू को रखो, एक बार इस वैल्यू को रखो। तो अब हम क्या करते हैं, p -2 रख के देखते हैं। तो -2 x यहाँ पे -2 + 2 = 0। अब जब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, इस वाले वैल्यू को यहाँ रखने पे 0 आ गया है। इसका मतलब -2 जो है लिखेंगे अतः, यदि 0 आ जाएगा तो लिखेंगे अतः -2 जो था ये px का
शून्यक है। अब पी एक्स का मतलब क्या है, यही वाला इस इक्वेशन का शून्यक है। ठीक है, अच्छा एक बार और पुनः फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इस बार P2 रख के देखते हैं, मतलब जहां x था वहां 2 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। लिखेंगे 0 नहीं आया है ना, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। अतः जो 4 है, सॉरी 2 जो है, ये जो 2 है ये Px का शून्यक नहीं है। क्या लिखना है, Px का शून्यक नहीं है। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में भरा पड़ा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। बहुपद Px बराबर 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात करिए। अब जब भी शून्य ज्ञात करना हो बच्चों, देखो तो लिखना होगा क्या, देखो बनाते हैं ऐसे। दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है Px = 2x + 1। ठीक है, और जब भी शून्यक निकालना होगा तो शून्यक कैसे निकल सकता है, शून्य का मतलब होता है कि इसको शून्य करने वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शून्यक के लिए जो आपका Px बराबर दिया हुआ है इसके इक्वल में आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए कहा, जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए बोला या बोले आपको क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको दे रखा है Px, इसके इक्वल में आपको 0 कर देना होगा खुद से। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू प्लस का जाएगा पहले माइनस में। ठीक है ना, और जब x निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे गुणा में जो 2 है वो नीचे आ जाएगा 1/2, और x का जो वैल्यू निकलता है ना, इसी को कहा जाता है शून्यक। क्या कहा जाता है, शून्यक। तो इसके शून्य कौन से निकल आए आपके, -1/2। खत्म कहानी, बस ऐसा ही करना है। जब भी शून्य निकालना होगा इक्वेशन के बराबर में 0 कर देना, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वही शून्यक होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित करिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। आपको सत्यापित करके दिखाना है कि इसका जो शून्यक है, इसका वो ये भी शून्यक है और ये भी इसका शून्यक है। चलो चेक करते हैं क्या बात सही है। देखो आ जाओ हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग हल, और Px = दे रखा है आपका x² - 2x। एक बार इसको रखो, तो यदि हम निकालते हैं P2, ठीक है ना, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ 2 लिखना होगा, तो माइनस में 2 × 2, मतलब यहाँ क्या हो गया 4 - 4 दैट इज 0। अतः क्या लिख देंगे आप, अतः ये जो 2 है ना, ये 2 ये Px का शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया भाई, और 0 नहीं आता तो लिखते शून्यक नहीं है। ठीक है, पुनः फिर से एक और चेक करना है आपको, एक चेक करना है 0, तो हमारा हम क्या करेंगे, P0 निकाल देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर -2 × 0, और 0 - 0 मतलब 0, जो कि सबसे बड़ा हीरो है ना। अतः 0 जो है ये Px का शून्यक है। बताओ आराम से समझ में आया, बस ऐसे बनाना बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ वैल्यू रखो, 0 आया तो शून्यक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। अब देखो जब एक्सरसाइज शुरू हो गया तो एकदम फटाफट अपना गॉड अल्लाह जो भी है उसका नाम लीजिए और शुरू करिए बनाना, क्योंकि हम लोग को रुकना नहीं है, एकदम फटाफट खत्म करना है आज इस दोनों एक्सरसाइज को। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद दे रखा है आपको और उस पर ये मान रख करके और केवल वैल्यू निकाल देने हैं। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, तो बनाते हैं। देखो एकदम हलवा। Px क्या दे रखा है बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला Px बराबर दे रखा है 5x - 4x² प्लस का 3। अब कह रहा है x का वैल्यू 0 रखो, मतलब हमको P0 निकालने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस का 3, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 3। बस वैल्यू निकालना है, ये मान है, बस इस मान को आपको निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि x के जगह पर -1 निकालो। तो x के जगह पर जब हम -1 निकालेंगे मतलब P-1 फाइंड आउट करना है। तो यदि P-1 फाइंड आउट करना होगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना होगा, तो हो जाएगा 5 × -1 और फिर 4 × -1 का स्क्वायर और प्लस का 3, ये स्क्वायर है। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5। यहाँ पर ध्यान देना है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1, माइनस माइनस प्लस और 1, तो ये +1 हो गया और 4 से गुना कर दोगे तो -4 × 4 होगा। ठीक है, और लास्ट में है प्लस का 3। अब देखो ये दोनों जो भी माइनस में हो, देखो एक माइनस में दूसरा भी माइनस में हो तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे ये भी प्लस और ये भी प्लस होता तो दोनों जुड़ता है, वैसे दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ेगा और बनेगा -9 और बाहर से आएगा प्लस का 3 और दोनों का कैलकुलेशन। अब एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए
लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ऐसे बनाने हैं। थर्ड में आपको निकालना है x का वैल्यू 2 रख करके। तो अगर हमको P2 निकालना है, P2, हाँ तुम नहीं पढ़ोगे तो पक्का P2 नहीं, अरे P2 देखो, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जहाँ पे 2, ठीक है ना, और माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है, मतलब x के जहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और लास्ट में हम लिख देंगे प्लस का 3। चलो 5 दूना 10 माइनस 4 और 2 का वर्ग भी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 16 और लास्ट में प्लस 3। अब बच्चों ये प्लस तो हो जाएगा 13 माइनस 16 दैट इज -3। बस तीनों के मान निकाल लेने थे, क्वेश्चन सॉल्व्ड। बताओ कैसा रहा, मजा आया? एकदम इतना आसानी से बनता है ये क्वेश्चन। बस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देरी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। चलो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 सबके मान निकालने। बताओ, मतलब इसी क्वेश्चन में आपको P0, P1, P2 सभी के मान निकालने हैं। चलो जल्दी से करते हैं। यदि हम P0 निकालें बच्चों, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 0 प्लस 1 सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब यदि हम P1 निकालें, P1 तो जहाँ जहाँ y वहाँ 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। P2 निकालना चाहोगे तो कैसे, देखो 2 y के जहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 माइनस का 2 जो कि बचेगा आपका 3। कितना आसान था। एक ही इक्वेशन में P0 भी निकालना था, P1 भी निकालना था और P2 भी निकालना था। तीनों के वैल्यू आपके सामने हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, चलो इस पे नजर दौड़ाते हैं। Pt आपको दे रखा है, एक चर का वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पे आपको कहता है P0 निकालो, तो 2 प्लस टी के जहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 इंटू टी के जहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब निकालते हैं P1, ठीक है ना। अब P1, तो जब P1 निकलेगा तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3। अब क्या होगा, ऐसा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 2 से गुना कर दो तो 2 ही रहेगा, माइनस का 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। ये से ये कैंसिल आउट, और 2 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 भी निकल गया। अब निकालो P2, तो P2 क्या निकलेगा, जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ 2 पुट करो ना, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 3। ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, एकदम आराम से। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का वर्ग 4 दूना 8 माइनस 2 का घन 8, ये से ये कैंसिल आउट, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से आपको बहुत ही आराम से निकालना है P0, P1 और P2। चलो और भी क्वेश्चन हैं, आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि PT वही सेम, तो P0 निकालो। पहले P0 निकालेंगे तो 2 प्लस टी के जहाँ पे 0 आ जाएगा। ओह सेम क्वेश्चन हो गया ना, अरे भाई सेकेंड क्वेश्चन तो यहाँ हम लोग बना लिए है ना, यहाँ पर भी सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है P3। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ऐसे ही P0 निकालो तो 0 का पावर 3 मतलब 0, P1 निकालो तो 1 का पावर 3 मतलब 1, P2 निकालो तो 2 का पावर 3 मतलब 8। तीनों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। P0 निकालेंगे बच्चों, x के जहाँ पे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो -1 करेंगे, 0 में से -1 तो -1 बचेगा, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। नहीं, माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1। अब यदि हम P1 निकालते हैं तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डालो ना, तो 1 माइनस 1 और दूसरे बॉक्स में 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 और 1 को ऐड कर दोगे तो 2, मतलब गुना होकर के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम P2 निकालते हैं तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रखो, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू 2 और 1 हो जाएगा 3, और दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3। इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितना आराम से बनता है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, इसलिए जल्दी से बनाना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है आपको, कहता है सत्यापित करिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको ये चेक करना है कि x का ये जो वैल्यू आपको साइड में दे रखा है ये इसका शून्यक है। अब शून्यक है या नहीं, इस बात को हम कैसे पता करते हैं, आपको ऐसे पता करना है, इस x के वैल्यू को यहाँ रख के देखो, यदि 0 आया तो शून्यक है, यदि नहीं आया तो शून्यक नहीं है। सीधी सी बात। हल कैसे करेंगे, हल ऐसे करेंगे, देखो हल यहां पर आपको क्या करना है, Px का वैल्यू को यहां डाल दो, तो P माइनस का 1/3 पुट करना होगा,
तो 3 का 3 हो जाएगा और x के जहाँ पे हम लिख देंगे -1/3 और बगल में है प्लस का 1, तो ये से ये कैंसिल आउट, तो -1 + 1 दैट इज 0। अब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, अतः -1/3 जो है ये px का शून्यक है, क्योंकि इसने इसको शून्य बना दिया इसलिए यह शून्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, अब इस वाले वैल्यू को यहाँ रखो, तो p 4/5 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जहाँ पर भी 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। अभी बताओ ये 0 है क्या, नहीं, तो आपको लिख देना होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अतः ये जो वैल्यू है 4/5 ये px का शून्यक, शून्य नहीं कर रहा ना, तो शून्यक नहीं है। तो बताओ 9th आपको बहुत परेशान कर रहा है क्या, नहीं, कितना आसानी से बन रहा है बच्चों, ये आपको केवल ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। px = x² - 1, तो x बराबर 1 और -1 दे रखा है, दोनों को चेक करना है कि ये दोनों जो है सो शून्यक है या नहीं। तो क्या करते हैं, p x के यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का वर्ग 1 - 1 मतलब 0। तो बताओ 0 आ गया तो क्या लिखना होगा, अतः जो 1 है ये px का शून्यक है। अच्छा, और एक और है ना आपके सामने, एक और वैल्यू है -1, तो इस बार हम निकालेंगे p -1, तो क्या हो जाएगा, x के जहाँ पे -1 रखो ना, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 दैट इज +1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 भी 0 आ गया, तो लिख देना होगा अतः ये जो है आपका -1 ये px का शून्यक है, ऐसे बना देना है बस। बताओ, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, आसान सा क्वेश्चन। अब चेक करना है कि 0 को यहाँ रखेंगे तो ये शून्यक होगा या नहीं, तो p 0 निकाल दो, तो 0 का स्क्वायर 0 तो आ ही रहा है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार। अतः 0 जो है ये px का शून्यक है, मजा आया। चलो यहाँ पर चेक करना है ये जो है ये शून्यक है या नहीं, तो p - m/l = l इंटू एक्स के जहाँ पे रख दो, माइनस का m/l और प्लस में m, ये से ये कट जाएगा, तो -m + m बचेगा और 0 आ रहा है, अतः ये कटेगा ना, तो बचेगा -m/l px का शून्यक है। मजा आ गया ना। चलो और क्वेश्चन है, एक और होगा। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ये और ये दोनों शून्यक हैं या नहीं, चेक करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे p -1/√3 इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू एक्स के जहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है, तो माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू माइनस का वर्ग करने पे प्लस बन जाता है, और 1 का वर्ग 1, √3 का क्या होगा, देखो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू, केवल वो बाहर निकल आता है रूट से, ये वैल्यू होता है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो नीचे में ऐसा आ जाएगा, और -1 ये से ये कैंसिल, तो 1 - 1 दैट इज 0। अतः ये जो वैल्यू है आपका माइनस का 1/√3, ये जो है ये px का शून्यक है, ऐसा लिखना है, ठीक है ना। चलो और क्या करना है, देखो एक और है आपके सामने, एक और वैल्यू है, देखो दूसरा वैल्यू है 2/√3, तो अब हमको निकालना होगा p 2/√3, इसके बराबर में क्या है बच्चों, इसके बराबर में 3x² - 1, तो ऐसे लिखो 3x² - 1, तो 3 का 3 और x के जहाँ पे हम लिख देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का वर्ग 4 बटे में √3 का वर्ग 3 ही होगा, -1 ये से 1 कट जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3, क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब क्या लिख देंगे, अतः अब बताओ ये 0 आया क्या, नहीं, तो आपको लिखना होगा कि ये इक्वल टू नहीं है 0 के, इसलिए 2/√3 px का शून्यक नहीं है। यदि आपसे सारा क्वेश्चन बन पा रहा है, यदि आप खुद बना पा रहे हैं, तो कभी भी इसे देख देख के ना बनाएं, है ना। सबसे पहले खुद बनाओ, जिसमें डाउट होता है सिर्फ उसे हिंट लेने के लिए आ जाना है ना। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए p ये वैल्यू दे रखा है ना 1/2, तो हम क्या निकालेंगे p 1/2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जहाँ पे लिख देंगे 1/2 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कटेगा, 1 + 1 दैट इज 2, तो
ये भी बराबर नहीं है 0 के, तो लिख देंगे अतः 1/2, बताना है खुद से, 1/2 जो है वो px का शून्यक होगा या नहीं, बताओ बताओ, px का शून्यक नहीं है। बोलो, मजा आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट 6-7, तो उसको भी हम लोग तुरंत बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में से शून्य ज्ञात करिए। अब जब भी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बोला तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा है कि शून्य जब भी निकालने के लिए कहेगा तो जो वैल्यू दे रखा है आपका px के बराबर में, इसके बराबर में 0 कर दो, वैल्यू निकल आएगा। चलो बनाते हैं। देखिए तो शून्य के लिए आपको लिखना पड़ेगा हल में, शून्य के लिए, शून्यक के लिए नहीं भी लिखो तो चलेगा। शून्य के लिए आप जानते हो कि इसके इक्वल में 0 करना पड़ता है, मतलब x + 5 = 0, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, और जो x का वैल्यू निकलेगा यही शून्यक होता है। कितना आराम था, है ना? इसमें बनाते हैं x - 5, ये लिख देना है ऊपर शून्य के लिए, ठीक है ना? मैं बार बार नहीं लिख रहा, शून्यक के लिए क्या करेंगे, x - 5 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इधर प्लस में, तो ये जो +5 है यही इस इक्वेशन के लिए शून्य का काम करेगा। इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 5 = 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर, प्लस का पहले ले जाओ माइनस का 5, और फिर x बराबर निकालेंगे तो -5, और ये गुना से नीचे भागा में आ जाएगा, तो -5/2 ये हो जाएगा आपका शून्यक। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग शून्यक निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ पर भी हल करते हैं और लिखेंगे क्या, शून्य के लिए, शून्यक के लिए क्या है, तो है 3x - 2 = 0, तो पहले हम निकालेंगे 3x, तो 3x बराबर माइनस का आ जाएगा इधर प्लस में, और x का वैल्यू 2/3 ये हो गया। इसमें देखते हैं, शून्य के लिए लिख देना है, तो 3x = 0, तो x का वैल्यू 0, गुना से भागा में आएगा 3, तो 0/3 का वैल्यू क्या होता है, 0/3 का वैल्यू 0 ही होता है, मतलब यहाँ पर शून्य का जो काम करेगा ये 0 करेगा। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और होगा, तो इसके बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, ax = 0, शून्य के लिए यहाँ लिख दीजिएगा, तो x का वैल्यू आएगा 0/a, मतलब x का वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0 जो है ये शून्य का काम करेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है cx + d, तो यहाँ पर भी लिखना होगा आपको, शून्यक निकालना है तो लिखना होगा शून्यक के लिए, क्या हो जाएगा, cx + d = 0, तो cx बराबर क्या होगा, प्लस का उधर माइनस में जाएगा, और x का वैल्यू माइनस का d, और ये आ जाएगा नीचे c, तो हो जाएगा माइनस का d/c। बच्चों ये हो गया इसका शून्यक। और यहाँ के बाद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज फाइनली। यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट किया आज मेरे साथ मिलकर के 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, हमने बहुत अच्छे से खत्म किया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो मेरा सजेशन है ना, लास्ट में सजेशन जरूरी है, यदि आप एग्जाम्पल पढ़ करके और यदि आप एक्सरसाइज बनाने के काबिल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, है ना, तो यदि आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको एक्सरसाइज देखना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज को पहले खुद से बनाओ, और बनाने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें डाउट है या मुझे नहीं समझ में आया, तो क्लैरिफिकेशन के लिए जो है आप इसे खोल करके बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये जो सेशन है वो नए बैच के और नए सेशन के नए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो क्लास है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सजेशन को जरूर मानना है, तभी आपका मैथ्स में पकड़ बन सकता है। इसीलिए जुड़े रहे मेरे साथ और सीखते रहे नए सजेशन के लिए, और वीडियो के बहुत ही डेप्थ तक जाकर के आपको समझना होगा। टॉपिक को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर आपको बहुत परेशान करेगा। इसीलिए हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखें उसे, और तब अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाते हुए आगे बढ़ते जाए, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे। तो बोलो जो नए बैच के चैंपियन से कैसा लगा आपको ये चैप्टर, बहुत ही मजा आया, और यदि अच्छा लगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और गुरुकुल साथी को अभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छा सा कंटेंट। चलो ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा आज के इस क्लास में, और ऐसे ही वीडियोस आपके चैनल पे लगातार आते रहेंगे, और इसी चैनल पे आप लोग मैथमेटिक्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ, और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। मिलते हैं फिर से एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।